चलें ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी कि एक पहले तो ये बताना, क्योंकि समटाइम्स आप कुछ किताबें देखेंगे जब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो आपको शायद ये नज़र आए कि हमने थोड़ा डिफरेंट इसको लेके चलें। कुछ बुक्स में यही अप्रोच इस्तेमाल किया है कि हर जो रेशो की कैटेगरी है उसको एक चैप्टर में क्लब कर दिया है। जैसे अभी जो लिक्विडिटी रेशो एनालिसिस है उसको शॉर्ट टर्म डेट पेइंग कैपेबिलिटी भी कहते हैं। आज हम जो रेशोज़ करेंगे वो सॉल्वेंसी रेशोज़ हैं, इनको लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेबिलिटी या एबिलिटी कहते हैं किसी भी फर्म की। इसी तरह अगर प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ की बात की जाए तो वो भी एक चैप्टर पे सारी रेशोज़ को क्लब करके, तो कुछ बुक्स में उस तरह किया हुआ है, कुछ बुक्स में डिफरेंट तरीके से किया हुआ है। तो इसलिए परेशान नहीं होना, ओवरऑल यही चीज़ है। देखो, रेशोज़ को कैलकुलेट करना इज़ नॉट मतलब अ बिग थिंग। मतलब आपको डेटा दे दिया जाए और आपको कैलकुलेशन करनी है रेशोज़ की और आपको बता दिया जाए ये इनकम स्टेटमेंट है, तो आप हर हर आइटम के लिए को किसी एक आइटम को बेस लेके हर आइटम से उसको कंपेयर करके रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। यू हैव डन इट विद द कॉमन साइज एनालिसिस, जिसमें आपने किया है ये। तो असल चीज़ ये होती है कि उसमें से मीनिंग डिराइव करना। तो अगर आप मीनिंग डिराइव कर लेते हैं, और मीनिंग भी आप सिर्फ आइसोलेशन में नहीं डिराइव कर सकते। जब तक आप दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर नहीं करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि अच्छा ये रेशियो की परसेंटेज आ तो गई है, लेकिन ये बता क्या रही है, क्या ये अच्छा है या ये बुरा है, इससे साबित क्या होता है। तो हमेशा रेशियोज़ को आप कंपैरिज़न में देखते हैं। तो इसमें आप जितनी भी डेप्थ में जाते जाएँ, वो आप उसकी रेशियोज़ को कैलकुलेट, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी तो मैं ये बेसिक चीज़ों को कवर किया है ना, जैसे मैंने बताया लिक्विडिटी को लॉन्ग टर्म जो आपकी डेट पेइंग कैपेबिलिटी, सॉल्वेंसी रेशियोज़ हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं। अभी एक पर्सपेक्टिव और करेंगे और फिर से कंक्लूड करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव में जो डिविडेंड रिलेटेड या मार्केट रिलेटेड रेशियोज़ हैं, वो आपको सिखानी है। ये तो बेसिक कोर है। जैसे आपने कॉमन सेंस एनालिसिस किया, उसका दैट इज़ अ कोर एनालिसिस। आपसे जब भी कहा जाए परसेंटेज एनालिसिस क्या है, तो वही है बेसिकली। सेम गोज़ विद दीज़ रेशियोज़ एनालिसिस कि इसमें ये बेसिक बुनियादी बातें। फिर आप जितना मर्ज़ी इसको एक्सपैंड करें, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें वोलेटिलिटी रेशियो एनालिसिस होता है, वो भी एक स्टेप है। लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे जो है, वो उसमें मज़ीद अगर आप डेप्थ में जाते हैं, आप वोलेटिलिटी को स्टडी करते हैं, तो फिर वो उस पर्सपेक्टिव में आ जाता है। तो जितनी आप इसमें डेप्थ में जाना चाहें, आपको इस पे जो रेशियोज़ हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी हमने चीज़ें कवर की, ये बिल्कुल बेसिक और बुनियादी बातें हैं कि ये तो कम से कम अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तो यू शुड नो अबाउट दिस थिंग। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ को हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरह से इसको रेशियोज़ कौन सी इसमें हैंडल की जाती हैं, क्या वो रेशियोज़ बताती हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस किया कैसे जाता है, कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसको इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है, और उसको इससे मीनिंग कैसे डिराइव किया जाता है। तो हमारा जो टारगेट है इस सब्जेक्ट में फंडामेंटल एनालिसिस, वो यही होता है। और याद रखें, पहले भी मैंने आपको एक चीज़ कम्युनिकेट की है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस के बगैर टेक्निकल एनालिसिस इज़ फ्यूटाइल। जब तक किसी को ये नहीं पता कि फंडामेंटल एनालिसिस ये स्टेटमेंट्स का कैसे किया जाता है, तो आपकी जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट हो, वो फ्यूटाइल है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले यू शुड नो अबाउट द कंपनीज, यू शुड नो अबाउट उनकी जो फंडामेंटल एनालिसिस। और ये मतलब मैं ऐसी वर्बली बात नहीं कर रही हूँ, ये फेस करके मार्केट में जो चीज़ें एक्चुअल चल रही होती हैं, कि आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं जानते, तो फिर आप स्पेक्युलेटर हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस जानते हैं, देन यू आर एन इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट। तो फिर आपको कहा जाता है कि यू आर अ ट्रू इन्वेस्टर। तो ये चीज़ जानना और इसको समझना ज़रूरी है। और ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस पे मतलब जैसे अब आप यू आर द स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं इसको, आपको इसकी बेस लाइन को पता है। तो ये बात है, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड तो ये चीज़ें थी। इंशाल्लाह एक और हमने टॉपिक कवर करेंगे और फिर देखेंगे आपके अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, तो वो देख लेंगे। आई होप कि आप लोग अपने अपना प्रोजेक्ट जो आपने कंपनीज चूज़ की हैं, उस पे आपने कॉमन साइज एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ये कर रहे होंगे साथ-साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए या कोई चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे वो बैंकिंग जिन्होंने सेलेक्ट किया है बैंकिंग इंडस्ट्री, उनके लिए अगर कोई ऐसी चीज़ें आगे आने वाली रेशियोज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे शेयर करोगे, तो मुझे पता चलेगा। जैसे हम लोगों ने रिसीवेबल्स के बारे में डिस्कस किया कि वो नहीं होते और वो डिफरेंट है इसमें सिनेरियो बैंक में, और बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसमें डिफरेंट है। तो ये जिस तरह हेल्थ सेक्टर की कुछ कंपनीज हो सकती हैं, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, मार्केटिंग इंडस्ट्री है, तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट ट्रीटमेंट हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई इस किस्म की प्रॉब्लम फेस आप करते हैं, तो मुझे बताएंगे, तो देन वी कैन इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये इस कराने का पर्पज़ यही है कि जब आप फ्यूचर में जब आप एनालिसिस करें, जब आप रिसर्च साइड पे जाएँ, तो फिर आपको परेशानी ना हो, क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होगा। तो ये इसका पर्पज़ है इस प्रोजेक्ट का भी, और इस सब्जेक्ट को पढ़ने का पर्पज़ भी यही है कि आप जब भी नेक्स्ट में जाके किसी भी लेवल पे एनालिसिस करेंगे, वो एनालिसिस इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए हो, या वो आप रिसर्च के लिए अपना कुछ काम कर रहे हो, आप अपनी डाटा फाइल बना रहे हो, या आप कोई भी वर्किंग कर रहे हो, आपको ये सब्जेक्ट आपकी जान नहीं छोड़ेगा।
तो यू शुड नो अबाउट इट, नो अबाउट थिंग्स, जो बेसिक थिंग्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम अगर प्रोजेक्ट को सॉल्व करते हुए आ रही है तो आप मुझसे पूछेंगे तो आई विल बी इन अ बेटर, तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको कैसे गाइड करना है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अभी तो मैं इसी एजम्पशन पे हूँ कि ऑल इज गोइंग वेल, तो ये बात है। ठीक है, तो ये सारी की सारी थोड़ी सी डिस्कशन थी। आपका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई कमेंट है, कोई बात कहनी है तो भी आप मुझे कह दें, तो हम फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज की डिस्कशन। प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है आप सबका? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? मैम उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में एक चीज कंफर्म करनी थी आपसे कि नेट सेल्स बैंकिंग सेक्टर में वो तो नहीं है, तो उसके लिए मैंने टोटल इनकम को कंसीडर किया है, तो वो चीज सही है? रेवेन्यू को कंसिडर करना चाहिए। जो मैं ये मैम समझ रही हूँ कि जो रेवेन्यू है जिसमें से उसने अपनी जो इंटरेस्ट इनकम और नॉन इंटरेस्ट इनकम माइनस की होगी, और फिर मैं जो आप इनकम का लफ्ज़ इस्तेमाल करती हैं उससे मैं समझती हूँ कि सारे एक्सपेंसेस माइनस करके जो नेट फिगर है दैट इज़ द इनकम। लेकिन रेवेन्यू इज़ द अमाउंट जिसमें से कुछ भी कोई इंटरेस्ट इनकम या नॉन इंटरेस्ट इनकम को लेस नहीं किया गया। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर ऐसा है तो फिर आप ठीक करिए। ओके मैम। ठीक है, तो ये बात है। तो बाकी सब लोग भी अपने अपने प्रोजेक्ट्स को देखो। अगर देखो, हम लोगों ने इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। आपने एक एनुअल रिपोर्ट अगर डाउनलोड किया तो उसमें 2 साल का डेटा होगा। तो ये एक, अब चूंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ये जो ऑनलाइन क्लासेस में वो इन कैंपस क्लासेस वाला तो सिनेरियो नहीं हो सकता कि हम प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की और फिर आप उसको जो है वो क्लास में उस पर टाइम लगाएं। तो इसमें यही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया है उसको आप देखें। वो लाइव सिनेरियो है, रियल टाइम सिनेरियो है, उसको देखें, उसको आप सॉर्ट आउट सॉल्व करें, उसकी जो ये सारी रेशियोज हैं उस पर अप्लाई करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे बताएं, क्योंकि देखें इसमें तो जो स्टैंडर्ड सिनेरियो वो आपके सामने है ना। अभी जो मैं एग्जाम्पल भी डिस्कस करूँगी ये एक स्टैंडर्ड सिनेरियो है। बट जब आप अपनी रियल टाइम एनुअल रिपोर्ट खोलते हैं, जो आपको किसी ने, अगर आपने किसी कंपनी की डाउनलोड की है, तो फिर आपको जब कोई आइटम डिफरेंट सामने आता है तो देन यू प्रॉब कि ये क्या है आइटम और ये क्यों है और इसको किस तरह से हैंडल करना है, इसको क्या इंक्लूड करना है रेशियो कैलकुलेशन में या नहीं करना। दैट इज़ द की थिंग। यहाँ पे जो किताबों में भी जो सवाल दिए गए हैं वो इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन है जिस तरह की आपको एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कराती हूँ। लेकिन एक्चुअल जो चैलेंज स्टार्ट होता है वो जब होता है जब आप कोई एनुअल रिपोर्ट खोलते हैं। तो और एनुअल रिपोर्ट को खोल के उसको सॉल्व करना ही दैट इज़ द थिंग, वो ही एक्चुअल चीज़ है। ये तो बेसिक आपको एक ओरिएंटेशन और अवेयरनेस दे देना है। अब जैसे मैंने सॉल्वेंसी रेशियोज डिस्कस करनी है तो उसमें मैंने आपको बुनियादी सी उसकी बेसिक जो जितनी मैक्सिमम रेशियोज हैं उनको डिस्कस कर लेना है। वो रेशियोज क्या बताती हैं ये बात कर लेंगे, या उसका पर्पस क्या है ये चीज़ डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक्चुअल में जब आप इसको अपनी एनुअल रिपोर्ट को जाके देखेंगे, वहाँ पे अगर आपको कोई आइटम डिफरेंट नज़र आता है, वो आप लेके आते हैं अगर मेरे मेरे सामने, तो दैट विल बी द ट्रू लर्निंग। वो अच्छी बात होगी कि हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये आइटम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, क्या इसको किसी रेशियो में शामिल होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको किस तरह से हैंडल करना है। दैट इज़ द चैलेंज। ये चीज़ सीखने वाली है सब्जेक्ट में जो इसको डिफरेंट बनाती है। और मतलब इसमें आपको नई जो चैलेंजेस हैं फेस करने पड़ते हैं इसको सॉल्व करने में। तो ये दैट इज़ अ थिंग, इसलिए मैं बार बार इस पर आपको encourage करूँगी कि आप ज़रूर करें अपना प्रोजेक्ट और उसको सीरियसली ले लें, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे बताएं और फिर हम उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम लास्ट क्लास में आपने जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पढ़ाए थे मैम वो टोटल 8 थे, लेकिन मैम आपने सिर्फ 4 पढ़ाए थे ऑपरेटिंग इनकम मार्जिन तक, तो मैम बाकी 4 नहीं करने? करने हैं, मैंने सेम क्वेश्चन मैम। करने हैं, बिल्कुल करने हैं। मैंने शायद उसकी एग्जांपल और उसको उस तरह से डिटेल में नहीं पढ़ाया होगा। मे बी वो इसलिए यस मैम। उसकी वजह ये कि जो देखो जो 4 रेशियोज़ है ना, फॉर एग्जांपल जैसे इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन एसेट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है आई गेस, और एक नेट प्रॉफिट मार्जिन है। ये जो रेशियोज़ है ना, ये तो बेतहाशा मतलब बहुत कॉमन इस्तेमाल है इनका। और ये अगर आप जब आप अपना रिसर्च प्रोजेक्ट भी आगे करेंगे तो इन्हीं रेशियोज़ पे ज़्यादा रिलाई किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी रेशियोज़ को इग्नोर कर दें। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। देखो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ऑपरेटिंग इनकम मार्जिन है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यू शुड नो अबाउट इट। आप अपने प्रोजेक्ट में उसको करें, उसको इनकॉर्पोरेट करें, उसको करें। उसको इसीलिए डिटेल में इतना डेप्थ में नहीं किया गया होगा क्योंकि ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं वो स्टार्ट में मैंने इसीलिए ज़्यादा एलेबोरेट की। बिकॉज एक तो उनको इस्तेमाल भी किया जाता है, उनसे उनकी लिमिटेशंस एज कम्पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट मार्जिन है और नेट ग्रॉस प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, इसको देखा जाए तो आप नेट प्रॉफिट मार्जिन प्रेफरेबल है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ कॉस्ट निकाली है ना। इस नेट प्रॉफिट मार्जिन में से आपकी जो बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी माइनस किए होते हैं। दैट इज़ मोर रिलायबल।
तो इसलिए जो एम्फोसाइज किया था वो 4-5 रेशियो जो कि इम्पोर्टेंट है उसमें किया था, लेकिन करनी आपने सारी हैं। उनमें इतना कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है कि जो ना की जा सके। बेसिक सी बात है उसकी, जो इंटरप्रिटेशन है उसको देखें। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो मुझे बताएं कि ये मुश्किल है या नहीं समझ में आ रहा, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। मैंने तो इसलिए शायद उसको तो मैं इतनी डिटेल में एलेबोरेट नहीं किया होगा। ये इसी तरह की मैम रेशियो होगी, वो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाली होगी या ऑपरेटिंग इनकम होगी, इसी तरह। मैम लेकिन स्लाइड्स में उनके फॉर्मूले वगैरह भी नहीं दिए हुए, तो इससे सपोर्ट यस मैम अच्छा, कौन सी है? कोई एक आध नेम इट, तो आई विल बी एबल टू टेल यू कि क्यों नहीं है। कोई है सामने? या मुझसे क्लास के बाद में मुझे टेक्स्ट पे बता दो कि कौन सी रेशियोज हैं जो जिनको मैंने एलेबोरेट नहीं किया हुआ। तो अगर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई तो आई लेट यू नो। अगर वो देख के मैं बता सकती हूँ ना कि क्या वजह हो सकती है कि नहीं मैंने किया, कोई रीज़न होगी उसके पीछे भी। मैम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल्स ऑन फिक्स एसेट, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट टर्नओवर, ये वाली नहीं है। अच्छा, जो ऑपरेटिंग एसेट है ना, ये जैसे मैंने अभी ऑपरेटिंग इनकम इसका मैंने जिक्र किया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक इंपॉर्टेंट रेशियो है। जो सेल टू फिक्स एसेट है, ये भी मतलब सेकेंडरी लेवल है इसका भी, इंपॉर्टेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। ये डिपेंड, देखो रेशियो की इंपॉर्टेंस डिपेंड करती है आपके पर्सपेक्टिव पे कि आप उसे देख किस पर्सपेक्टिव में रहे हैं। अगर आपका टारगेट फिक्स एसेट कैटेगरी है तो ऑब्वियसली सेल्स टू फिक्स एसेट भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मोस्ट फेमस और बार बार यूज होने वाली रेशियोज हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी में वो यही है जो मैंने आपको बताया। जैसे ड्यूपॉन्ट एनालिसिस भी हमने डिस्कस किया होगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी किया होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी और भी किया होगा, रिटर्न ऑन एसेट्स टर्नओवर किया होगा। ये चीज़ें इसलिए ज़्यादा डिस्कस की गई क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़्यादा नजर आएंगी इन फ्यूचर भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लेस इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा उनका जो वो इंटेंसिटी जिसे आप कहेंगे ना, वो कम है फ्रीक्वेंट यूज में। लेकिन आपको पता होना चाहिए उनके बारे में भी, एंड आप उसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली यू डोंट नो कि व्हाट सिनेरियो यू आर गोइंग टू फेस। तो ज़रूरत पड़ सकती है, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों का एज अ स्टूडेंट। पता सब कुछ होना चाहिए, लेकिन एम्फोसाइज उन चीज़ों पे किया जो कि बहुत यूटिलाइज होती हैं इन फ्यूचर। और मतलब अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इन 4-5 रेशियोज पे ज़्यादा वो एम्फोसाइज किया जाता है, उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन एसेट है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इवन। ठीक है, तो अगर मैम इसको आप देखिएगा, अगर इसके फॉर्मूलाज में या कोई चीज़ कंफर्म करनी है तो मुझे बता दीजिएगा, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। पता आपको होना चाहिए, कैलकुलेट आप करें, लेकिन जो ज़्यादा एम्फोसिस है मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे वो इन 4-5 रेशियोज पे ज़्यादा होता है। एक्सक्यूज मी मैम जी जी। मैम जो बाकी 4 रह गई हैं रेशियोज मैम, उनको हम नेट में निकाल कर उनके फार्मूला देखकर तो उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं ना? हाँ श्योर श्योर, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई ओके मैम इंटरप्रिटेशन में कोई चीज़ मुश्किल लगती है, समझ में नहीं आती, तो वो आप मुझे बताएं। देखो ना, जैसे आप सेल टू फिक्स एसेट करोगे तो उसमें आप फिर आपका टारगेट है, आपने देखना कि वो फिक्स एसेट पे आपको कंपेयर करें विद द सेल्स। अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो उसमें आपका जो नेट इनकम के साथ उसका इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को देख रहे हो, कंपैरेटिवली देख रहे हैं। तो ये जो रेशियोज का इस्तेमाल है ना, बेसिकली ये विद रिस्पेक्ट टू योर इंटेंशन, आपका पर्पस क्या है यूज़ करने का, आप किस पर्सपेक्टिव से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्रेडिटर हूँ और मैंने किसी कंपनी को लोन देना है तो मैं 2 चीज़ें देखूंगी। मैं उसका लिक्विडिटी एनालिसिस करूंगी और मैं उसका ये लॉन्ग टर्म जो भी सॉल्वेंसी रेशियो एनालिसिस है वो मैं करूंगी। तो ये मेरा टारगेट है। तो इसमें जितनी मैक्सिमम रेशियोज मैं कैलकुलेट करूंगी तो मुझे बेहतर आइडिया, बेटर पिक्चर मिलेगी। तो मेरे लिए फिर उस हिसाब उस पॉइंट ऑफ व्यू में मेरे लिए जो वो रेशियोज हैं सेल्स टू फिक्स एसेट वाली, वो मे भी शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो। लेकिन ये देखने वाले की ये जो आप यूज़ कर रहा है रेशियोज को, उसके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसका एनालिसिस करेगा और उसके लिए क्या चीज़ें यूज़फुल होंगी। और एक चीज़ और भी याद रखें कि जैसे अभी तो हम ये डिफरेंट कैटेगरी वाइज कर रहे हैं ना, जैसे अभी सॉल्वेंसी रेशियोज को डिस्कस कर लेंगे, उससे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को डिस्कस किया। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कोई एक कैटेगरी देख के आप कोई फैसला नहीं कर सकते। समटाइम्स आपको सारी चीज़ों को देखना होता है। कोई एक डिसीजन लेने के लिए आपने सिर्फ एक, ये तो एक किताबी बात है ना कि आपने सॉल्वेंसी रेशियो जो इन्वेस्टर्स का पर्सपेक्टिव है तो आप मार्केट रेशियोज को देखें। आपने सॉल्वेंसी रेशियो है तो उसका मतलब है कि क्रेडिटर पर्सपेक्टिव है। तो प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो फिर जो है वो भी पर्सपेक्टिव है इन्वेस्टर का या शेयर होल्डर का। तो लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं तो आपने सारी रेशियोज को कलेक्टिवली देखना होता है। अगर एज एन इन्वेस्टर, एज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इवन इंडिविजुअल इन्वेस्टर भी, अगर आप किसी कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं तो आपने ओवरऑल देखना होता है। क्योंकि समटाइम्स जो
समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि किसी हेड को रिसीवेबल्स को ज़्यादा दिखा के आप ये दिखा दें कि आपकी डेट पेइंग कैपेबिलिटी, आपकी सोल्वेंसी रेशियो वो सही है, और हो सकता है कि उसने जो लिक्विडिटी रेशियोज है उसमें रिसीवेबल्स को बढ़ा दिया हो। तो इस तरह भी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए सिर्फ एक कैटेगरी में मैं सॉल्वेंसी रेशियोज को देख के सिर्फ ये नहीं कह सकती कि कंपनी जो है इज डूइंग वेरी गुड। लेकिन अगर मैं जो थियोरेटिकल नॉलेज देखूँ तो थियोरेटिकल नॉलेज मुझे ये कहती है कि अगर मैं क्रेडिटर हूँ तो मैं सॉल्वेंसी रेशियोज देख लूँ तो मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होगी ये फैसला करने के लिए कि मुझे इस कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल जो चीज़ है वो ये कहती है कि आपने सारी कैटेगरीज को आपने देखना है और फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या इस कंपनी को लोन देना है या इस कंपनी के शेयर्स देने हैं या नहीं। एज एन इन्वेस्टर भी अगर मैं देखूँ तो इवन व्हेन आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी तो मेरा जो प्राइम पर्सपेक्टिव होता है वो 2-3 रेशोज होती हैं। या तो EPS आप देख लें या उसकी PE रेशो देख लें, तो आपको पता चल जाता है कि कंपनी जो है वो उसकी क्या कैपेसिटी है। कंपनी अगर ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी में जा रही होगी तो फिर ही कंपनी की मार्केट वैल्यू भी अच्छी होगी, फिर ही कंपनी की शेयर प्राइस अच्छी होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी देखनी होती है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि इवन कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत ऊपर जा रही होती है लेकिन स्टिल कंपनी इज़ नॉट इन अ गुड पोजीशन। तो अगर मौका मिला कि अगले किसी सेशन में हम अगर अरेंज कर सके तो आई गाइड यू कि किस तरह से जैसे भी इन्वेस्टर रिलेटेड रेशोज भी हमने करनी है, मैंने आपको बताया अभी। तो उसको करने के बाद विल सी 2 काम मैं चाहती हूँ कि अगर हम इस सेमेस्टर एंड होने से पहले अगर कर लें कोई अगर सेशन अरेंज करके भी, एक तो आपको ये बताना है कि किस तरह से, एक तो चीज़ ये है ना कि जो आप रेशो पढ़ रहे हैं, जो इस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, यू शुड नो अबाउट दीज फंडामेंटल थिंग्स। ये रेशोज को पढ़ना, जैसे कॉमन साइज एनालिसिस को अंडरस्टैंड करना, ये आपको आना चाहिए अगर आपने सब्जेक्ट को पढ़ा है। एक चीज़ ये होती है कि आप फंडामेंटल वैल्यू को और बुक वैल्यू होती है जो आपकी बुक्स में, जो आपकी बैलेंस शीट में आपको पता चलती है बुक वैल्यू क्या है किसी कंपनी के शेयर की। एक है मार्केट वैल्यू जो मार्केट में चल रही है, जो स्टॉक मार्केट में अगर एक आज PPL की जो शेयर की प्राइस है वो 90 रुपये है, तो बुक वैल्यू के साथ उसका कंपैरेटिव एनालिसिस, ताकि ये पता चले कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो ये शेयर ओवर बॉट है या जो है वो अंडर बॉट है। तो ये चीज़ें भी डिसाइड आपको पता चलती हैं मार्केट को देखते हुए, और कंपैरेटिवली एनालिसिस आपने मार्केट का और अपनी बुक्स का भी कंपैरिजन करना होता है। तो अगर टाइम हुआ तो वील लुक इनटू दिस थिंग एज वेल। और आजकल तो जैसे वो अभी ये जो क्रिप्टो मार्केट है इसका ज़्यादा एक तरह से रुझान आ रहा है लोगों में और अवेयरनेस हो रही है, तो उसमें भी कोशिश करेंगे कि हम एक सेशन करें। लेकिन जो क्रिप्टो एनालिसिस है, जैसे मैं आपको ये बताती हूँ कि बार कि जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए जो हम अभी कर रहे हैं, जो भी हम आगे करेंगे भी। लेकिन जब उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ योर टेक्निकल एनालिसिस, इस पे हमने एक सेशन भी किया था। लेकिन जब आप क्रिप्टो उसकी करेंसी की बात करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो उसमें जस्ट सोनली टेक्निकल एनालिसिस है, उसमें कोई फंडामेंटल एनालिसिस का की सिचुएशन नहीं है। तो आजकल उसकी तरफ लोग जो है वो उनका रुझान ज़्यादा है, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि अगर एक आध सेशन हम कर सकें तो वो भी करेंगे। तो ये बात है बेसिकली। तो इसलिए कोशिश करेंगे, देखें ये जो ऑनलाइन सिनेरियो हमारा अभी चल रहा है और इस तरह से हम प्रॉपर उस तरह इन कैंपस सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि मैक्सिमम जो चीज़ें अभी हम सीख सकते हैं और उस पर बात हो सकती है तो उसको साथ साथ कर लें, ताकि अगर आपकी जो कम से कम जो पढ़ रहे हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम ना आए ना। इन डेप्थ तो हम इतना नहीं जा पाएंगे, लेकिन स्टिल जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियादी बातें हैं सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट की, अगर आपने AFS को पढ़ा है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ लिया तो खत्म हो गया, कहीं ना कहीं आपको आगे फिर भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि रिसर्च में एक सेमेस्टर में पढ़ सकती है, उसके बाद भी मे बी अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो स्टॉक मार्केट की तरफ तो उस सिनेरियो में भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ में भी हो सकती है। आपकी जॉब में लेट्स सपोज अगर आप जाते हैं किसी एज अ क्रेडिट ऑफिसर जाते हैं या कहीं किसी भी इस किस्म की सिचुएशन में जाते हैं, तो एनालिसिस जहाँ पे भी करना पड़ेगा वो इन्हीं तरीक़ों से होता है, इन्हीं रेशोज़ के थ्रू ही होता है। तो ये बात है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब स्टार्ट कर लेते हैं जो डिस्कशन है आज की, जो हमने चीज़ें देखनी है सॉल्वेंसी रेशोज़, और फिर इसको जब कंक्लूड करेंगे तो फिर कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझे बताइएगा, फिर हम उसको भी देख लेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को जब भी हमारी इस तरह की लाइव क्लास हो या डिस्कशन हो, तो कोई भी क्वेश्चन हो आपके या जो क्वेरीज हो उनको ज़रूर हाईलाइट कर दिया करें, ताकि एक तो मुझे भी पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं, और अगर हमने कुछ इसमें चीज़ इंप्रूवमेंट करनी है या क्या बेहतरी करने की ज़रूरत है, तो वो फिर हम उसको साथ साथ तभी मुझे पता चलेगा, तभी हम उसको एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं सॉल्वेंसी रेशो। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने लिक्विडिटी रेशोज को किया। लिक्विडिटी रेशो बेसिकली शॉर्ट टर्म साइड को देखी होती है। शॉर्ट टर्म से मेरी मुराद है कि आपने देखा होगा कि लिक्विडिटी एनालिसिस करते हुए जितनी भी हमने रेशोज को देखा, वो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के अंदर ही हमने सारे आइटम्स को देखा। वो इन्वेंट्री टर्नओवर हो, वो रिसीवेबल टर्नओवर हो,
ये सार पेबल टर्नओवर इवन या आपका जो करंट रेशो है, आपकी क्विक रेशो है, जितनी भी हमने रेशोज देखी वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से बाहर नहीं थी। तो ये जो करंट एसेट है उसमें आप ये देख रहे हो, करंट एसेट इज फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड, करंट लायबिलिटीज भी 1 साल या 1 साल से कम की होती है। तो ये शॉर्ट टर्म आपकी जो लायबिलिटीज हैं, जो शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी बेसिकली इसको कहते हैं, उसको देखा जाता है उनमें। लेकिन जो लेकिन अगर एक कंपनी शॉर्ट टर्म में अच्छी जा रही है, उसकी करंट रेशो भी अच्छी है, तो इसका कतई मकसद ये नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में भी अच्छी जाएगी। उसके लिए यू हैव टू यूज दीज रेशो। इन रेशोज को यूज करके आपको पता चलता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मुझे एक से कॉल आ रही है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो मैं ये बता रही थी कि सॉल्वेंसी रेशियोज इज अबाउट द लॉन्ग टर्म, जो आपकी डेट पेइंग कैपेबिलिटी है उसको उसमें देखा जाता है। मतलब लॉन्ग टर्म से मुराद ये है कि जिसमें जब आप देखते हैं कि आपका जो कैपिटल एक आपकी इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल आपको ये तो आइडिया है ना कि 2 तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं अपनी, एक तो इक्विटी शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर आप डेट लेके जो है वो अपनी कंपनी को रन करते हैं। आपकी लॉन्ग टर्म जो लायबिलिटीज़ है उस तरह से जनरेट होती हैं। तो ये इस चीज़ को डिटरमिन किया जाता है इसमें कि कंपनी ने कितना डेट लिया हुआ है। उसकी कैपिटल बजटिंग जो आप कर रहे होते हैं ना, जिसमें आप ये रेशियो डिसाइड करते हैं कितना कंपनी डेट लेगी, कितनी कंपनी में इक्विटी होगी। तो बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि कंपनी की डेट जो कैपेसिटी है वो कितनी है, इसने कितना डेट लिया हुआ है और इसकी क्या इसके पास इस कंपनी में कितनी कैपेबिलिटी है कि अपनी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पे ऑफ कर सके। तो ये बेसिकली इसमें देखा जाता है। जितनी ये आप बात याद रखना है, जैसे कि थंब रूल, जितनी सॉल्वेंसी रेशियो ज़्यादा होगी इसका मतलब ये है कि कंपनी इज इन अ पोजीशन कि वो अपनी जो डेट्स हैं उनको डेट पेइंग कैपेसिटी जो है वो कंपनी की वो बेहतर है। जितनी कम होगी इसका मतलब है उतनी कंपनी रिस्की है। ठीक है, तो ये बात है। एक चीज़ इसमें ये ज़रूरी इसलिए भी होती है कि देखें, जैसे जब कोई कंपनी डेट लेती है ना फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये होता है कि उस ऑब्वियसली ज़्यादा आपके पास पैसे हैं, आप उसको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ज़्यादा जगहों पे आप उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है जितने आपके पास ज़्यादा पैसे। क्योंकि नॉर्मली जो कंपनीज होती हैं, खासतौर पर जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनकी इक्विटी का जो लेवल होता है वो कम होता है और जो डेट होता है उनका वो नॉर्मली ज़्यादा होता है। लेकिन उसकी एक रेशो, जब आपने कैपिटल बजटिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर पढ़ा हो तो आपको पता है 60-40 का रेशो होता है। तो ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है, डिफरेंट कंट्रीज में भी नॉर्मली फॉलो किया जाता है। और ऑल्दो ये डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्री, लेकिन स्टिल एक स्टैंडर्ड एक नॉर्म इंडस्ट्री के हवाले से मेंटेन किया जा रहा होता है। तो अगर उसकी डेट का जो रेशो है वो ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी इज़ गोइंग आउट ऑफ द लिमिट, आउट ऑफ द जो है ना वो बाउंड्री जा रही है अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एक चीज़ को वो केटर करने के लिए दूसरी चीज़ को, दूसरी जो अपनी जो कैपेसिटी है उसको रिस्क में डाल रही है। तो अपेरेंटली जो बेनिफिट लग रहा होता है वो फिर अल्टीमेटली वो फ्यूचर में बैंक्रप्सी का जो है वो चांस ज़्यादा होता है, क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है कंपनी का। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर जितना मतलब आप समटाइम ऐसा होता है कि एक कोलेटरल पे कंपनीज ने बहुत सारे लोन्स लिए हुए होते हैं। तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए, इन चीज़ों को डिग करने के लिए, क्योंकि ये जो रेशियोज हैं बेसिकली ये एक रेड फ्लैग्स हैं बेसिकली, ये हाईलाइट करती है। जब आपको ये पता चलता है ना कि ये रेशो, दिस रेशो इज शोइंग सम नेगेटिव सिम्टम्स, कि जैसे मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंसी रेशियो अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी सिक्योर, सॉल्वेंसी रेशियो अगर कम है इसका मतलब है कि कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट। अब उसके जो लायबिलिटीज़ हैं, जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, उसको मीट करने के बाद उसके पास उस कैपेसिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये रेड फ्लैग हाईलाइट एरिया हाईलाइट होता है। उसमें फिर आप मजीद प्रॉब करते हैं, आप देखते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न कंपनी को, उसको जितनी फिर आप डेप्थ में स्टडी करते हैं, इसकी रिपोर्ट्स, उसके जो नोट्स हैं उनको आप स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करते हैं, देन यू गेट एन आइडिया कि इस कंपनी का प्रॉब्लम क्या है। समटाइम्स होता है कि एक कोलेटरल पे कंपनी ने बहुत सारे लोन्स लिए होते हैं। इस तरह के बहुत सारे नंबर ऑफ इश्यूज हो सकते हैं। ये तो एक जस्ट एन एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया। तो ये बात है। फिर दूसरी चीज़ ये होती है, जब आप डेट ले रहे होते हैं, ऑब्वियसली एक तो चीज़ का जो रेशो है बेसिकली डेट रेशो, उसको आपने देखना होता है कि वो आपने एक सर्टन स्टैंडर्ड से बाहर नहीं जाना, जो आपकी इंडस्ट्री में प्रैक्टिस चल रही है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको ये भी देखना होता है कि कॉस्ट ऑफ डेट और जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने डेट लिया और ऑब्वियसली मुझे, अगर मैंने किसी से कर्जा लिया तो उसे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम होनी चाहिए और जो मेरा रिटर्न है उस डेट को मैं यूटिलाइज कर रही हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, उस इन्वेस्टमेंट को मुझे रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए उस कॉस्ट ऑफ डेट से जो मैंने जिस लोन जिससे लिया उसको मैं पे करी। तो ये भी चीज़ देखने वाली होती है। समटाइम्स ये भी आपको रेशो से पता चलती है जब आप इंटरेस्ट बेयरिंग रेशो निकाल रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं बेसिकली, डिफरेंट तरीकों से एक ही बात है, एक ही सवाल का जवाब है, लेकिन वो डिफरेंट आपको इंडिकेटर से पता चलता है। आपको क्रॉस चेक बेसिकली आप कर रहे होते हैं।
हो सकता है कि एक आइटम को सिक्योर करने के लिए दूसरे आइटम में समटाइम्स होता है ना ये चीज़ें, इसीलिए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा का पूरा डोमेन इंट्रोड्यूस किया जाता है और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और ये सारी चीज़ें इसीलिए इंट्रोड्यूस की जाती हैं कि कंपनी जो है वो फेयर रिपोर्टिंग करें, फेयर स्टेटमेंट्स दें, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो इन रिपोर्टिंग की बेसिस पे ही डिसाइड करे होते हैं ना इन्वेस्टमेंट। और शायद इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर हैं उनको शायद इतना नुकसान ना हो, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स पे लेके चल रही होती हैं, उनका स्टेक बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये जो रेशोज़ हैं बेसिकली आपको एक हाईलाइट दे देती हैं कि क्या कंपनी किस एरिया को स्टडी करने की ज़रूरत है। तो ये बेसिक सी बात है। तो सोल्वेंसी रेशोज़ आपको क्या बताती हैं, आपको ये इस सवाल का जवाब देती हैं कि क्या जो कंपनी जो है ने की जो डेट है लॉन्ग टर्म जो इसने डेट्स लिए हुए हैं, क्या ये वैल्यू ब्रिंग कर रहे हैं कंपनी। अब वैल्यू किस तरह से ब्रिंग करेंगे, वही जो सारी मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेट और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की भी कहानी सुनाई है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कम होना चाहिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट से हमारा वो आपका एक्सपेंस जो आप पे कर रहे हैं क्योंकि आपने लोन लिया हुआ है, उस लोन को जो आपने डेट लेके अपना कारोबार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप डेट लेके उसको कोई इंटरेस्ट भी पे करेंगे और जब आप वो पैसा जो आपने बतौर कर्जा लिया हुआ है उसको आप इन्वेस्ट करेंगे अपने किस कंपनी के अपने कारोबार में, हो सकता है उसको बढ़ाने के लिए, तो वो उसका जो रिटर्न आपको मिल रहा है उससे प्रॉफिटेबिलिटी इतनी हो कि आप उसका जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसको कवर कर सकें। अगर आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है और आपका कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इट्स नॉट ब्रिंगिंग द वैल्यू विच इट शुड। तो इस कंपनी को रिविजिट करने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ को रिगार्डिंग द डेट और इससे रिलेटेड जो इसकी चीज़ें। तो ये इसकी बेसिक सी बैकग्राउंड है इस इंसॉल्वेंसी रेशोज़ का कि लॉन्ग टर्म में 1 से 2 साल में तो कंपनी हो सकता है सर्वाइव कर जाए क्योंकि वो रिसीवेबल्स पे और इन्वेंट्री पे उन चीज़ों पे चल रही होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। तो वो आपको कैसे पता चलता है, वो फिर आप इनको देख के इन रेशोज़ के थ्रू आप जज करते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है, फिर आप मज़ीद प्रॉप करते हैं तो कंपनी का के आपको डिटेल से पता चलता है। ऑब्वियसली वो इस तरह तो रेशो ये तो नहीं बता सकती कि क्या वजह है, लेकिन आपको ये एक इंडिकेटर दे देती है कि इस एरिया को हाईलाइट करने की, प्रॉप करने की मज़ीद ज़रूरत है, तो फिर आप उसका इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको देख लेते हैं। इसमें कुछ 4-5 किस्म की रेशोज़ हैं, उनको देखते हैं और उनसे फिर हम ये मीनिंग डिराइव करते हैं कि क्या कंपनी की पोजीशन है। थोड़ी सी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। सॉल्वेंसी रेशो अगर बेसिकली देखा जाए तो देखो, अब ये 2 आइटम्स हैं, आप अगर इस पे गौर करें तो इसका जो नॉमिनेटर है उसमें आपको नज़र आएगा कि ये नेट इनकम, उसमें डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को ऐड किया गया है। नेट इनकम आपको मिलेगी कहाँ से? नेट इनकम आपको मिलेगी इनकम स्टेटमेंट से। आप अगर आप गौर करें तो नेट इनकम में जो निकाली गई होती है उसमें डिप्रिसिएशन को लेस किया गया होता है। यहाँ पे उन्होंने डिप्रिसिएशन को ऐड बैक किया बिकॉज ये नॉन कैश एक्सपेंस है। और इसके अलावा जो लाइबिलिटी साइड से टोटल लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ टोटल, ये ओवरऑल आपको सॉल्वेंसी रेशो एक पिक्चर दे रही है। अब इसका मजीद ब्रेकआउट भी देखेंगे आगे चल के जो इसकी कुछ रेशोज़ हैं। तो ये बात है इसकी, ये इसका फॉर्मूला है। याद रखना है कि टोटल लाइबिलिटीज़ में समटाइम्स ये एक तो ये ब्रेकअप है ना कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ आपको करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आपको जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है उनका टोटल मिल जाएगा। एक तो ये चीज़ भी होती है। दूसरी, समटाइम्स आपको कुछ डिफरेंट आइटम्स भी दे दिए जाते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको पूरी की पूरी स्टेटमेंट दे दी जाए और आपने उसमें से अगर कैलकुलेट करना है तो आप देख लेते हैं। समटाइम्स आपको कुछ आइटम्स दे दिए जाते हैं तो फिर यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि इस आइटम की नेचर क्या है। फॉर एग्जांपल अभी आगे चल के 1-2 एग्जांपल्स में और भी आपको नजर आएगा। तो फिर आप देखते हैं कि ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है या ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, आइडेंटिफाई करके उसको फिर आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं इसमें। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन तो अगर मौजूद है उसमें तो वो गिवन होती है। नेट इनकम वो पता है आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलती है। तो ये सिर्फ किताबी सवालों में ऐसा होता है कि आपको इस तरह से अलग अलग से वैल्यूज दी जाएंगी, ये डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है, ये नेट इनकम है किसी कंपनी की, ये किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, ये कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। तो कल कैलकुलेट करें सॉल्वेंसी रेशोज। बुक की हद तक अगर बुकिश क्वेश्चन हो या जैसे पेपर की हद तक अगर सवाल हो तो फिर आपको ये वैल्यूज गिवन होती हैं। लेकिन अगर आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें आप देखेंगे तो देन यू हैव टू सी कि ये जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, इनमें कौन सा आइटम को मैंने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में लेना है और कौन से आइटम है जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ में कंसिडर होंगे। ठीक है, तो ये जब आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उस वक्त थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत है, लेकिन पेपर पर्सपेक्टिव में तो ये चीज़ें फिर आपको गिवन होती हैं, क्योंकि पेपर में ये होता है कि आप नोट्स को स्टडी नहीं कर सकते। जब तक आप नोट्स नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस आइटम को उसने किस पर्सपेक्टिव में ट्रीट किया हुआ है। तो ये बात है बेसिकली। ठीक है, तो ये सॉल्वेंसी रेशो आपको ये बताती है कि क्या कंपनी के पास इतने पैसे हैं कि वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटीज़ को कवर कर सके। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को तो आप करंट जो आपका कैश एसेट है उनसे आप कंपेयर कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के लिए देन यू हैव टू सी कि आप किस तरह से इसको मैनेज करेंगे। तो ये बात है।
इसीलिए अलग अलग कराई जाती हैं। अब इसमें उसने ओवरऑल लिया है शॉर्ट टर्म को भी और लॉन्ग टर्म को भी, तो लिक्विडिटी रेशियोज को अलग करने का पर्पज़ ये है क्योंकि लिक्विडिटी आपको ये बताती है कि कितनी क्विकली कैश आपकी जो एसेट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द कैश। तो सोल्वेंसी रेशियो में चूंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी आती हैं तो ऑब्वियसली दे टेक मोर देन 5 इयर्स, और अगर मीडियम टर्म है तो 2 to 3 इयर्स टू कन्वर्ट इनटू कैश। तो ये चीज़ है इसमें देखने वाली, इसलिए इनको कैटेगराइज अलग से किया गया है सोल्वेंसी रेशियोज में। और लिक्विडिटी रेशियोज को अलग से इसलिए किया गया है क्योंकि वो उसमें होती वही हैं जो 1 साल से कम की चीज़ें हैं उसमें आती हैं। इस पर्सपेक्टिव में इनको अलग किया गया है, ठीक है। तो ये अब जैसे इसमें देखें जितनी सोल्वेंसी रेशियो, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि जितनी सोल्वेंसी रेशियो आपकी परसेंटेज जो अभी आप अगले साल में भी देखेंगे, जितनी सोल्वेंसी रेशियो की परसेंटेज ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि कंपनी इज सिक्योर, कंपनी सेफ है, कंपनी के पास इतने बेहतर पैसे मौजूद हैं कि वो अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को कवर कर सकेंगे। लेकिन जितनी सोल्वेंसी रेशियो कम होगी उसका मतलब ये है कि कंपनी का जो चांसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट हैं वो ज़्यादा है कि वो उसके पास हो सकता है फ्यूचर में अपना कर्जा वापस करने के पैसे ना हो। तो ये बात है। आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल, इसके 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दिए हैं, इसको ज़रा देखते हैं ध्यान से और फिर इसको। अब ये जो एग्जांपल्स मैं आपको फिर एक बार बता दूँ, ये पेपर पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो पेपर में तो आपको ये आइटम्स गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको इनकम स्टेटमेंट दी होगी और विजिबल आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि अच्छा ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की वैल्यू है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ है, नेट इनकम की वैल्यूज़ दी हैं। लेकिन जब आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे होंगे देन आपको ध्यान से इसको करना है बिकॉज वहाँ पर आइटम वेरी करते हैं क्योंकि आपकी इंडस्ट्रीज डिफरेंट है, आपकी कंपनीज डिफरेंट है। यहाँ पे तो आपको पता नहीं चल रहा ना कि ये बैंक है या ये कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या ऑयल एंड गैस कंपनी है या क्या है ये इस कंपनी के नीचे। यहाँ पे तो आपको सिर्फ वैल्यूज देख के कोई बताया हुआ है कि आपने सोल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो यू कैन ईजिली डू दैट, लेकिन जब आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे होंगे वहाँ पे आपको ज़रा ध्यान से करने की ज़रूरत है और वो देने का प्रोजेक्ट पर्पस भी यही है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा, नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को ऐड ऑन किया और आपने सिंपली अपनी रेशियो कैलकुलेट। देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड डिवाइडेड बाय शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो इसका देखते हैं। ये तो खैर इसने किया हुआ है उस पर एक्सेल पे किया हुआ है, एक्सेल पे भी किया जा सकता है और आप इसको मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट्स सिंपल, इसमें कोई चीज़ ऐसी जो प्रॉब्लम समझ ना आ रही हो ताकि फिर हम इसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसकी तरफ जाएँ। ये कैलकुलेशन जो बेसिक सॉल्वेंसी रेशियो अगर आपको कही जाए कि कैलकुलेट करें और आपको ये वैल्यूज दे दी जाएँ तो क्या इसको कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम है? ये समझ में आ रही है चीज़, समझ आती मैम है अगर एकदम? हेलो, मैम अगर यस डेप्रिसिएशन मैम। अमोर्टाइजेशन नहीं गिवन तो फिर क्या करेंगे? फिर आप नहीं ऐड करेंगे ऑब्वियसली, ज़ीरो होगा ना फिर उसकी जगह। ओके मैम। तो ये बेसिक सी ओके मैम। कैलकुलेशन है विद यस ये। मैम समझ आ रहा है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ना देखने वाली वो इसकी इंटरप्रिटेशन है। अब जैसे देखो ये कंपनी वाई थी, अब चूंकि आपके पास अगर डेटा है एनुअल रिपोर्ट का तो उसमें 2 साल का डेटा होगा। सेम गोज विद, अब अगर एक ग्रुप में 4 लोग हैं तो उनके पास इसका मतलब है 4 कंपनीज होंगी। तो अब विद इन और अक्रॉस कंपैरिजन कैसे होगा? लेट्स सपोज यही फॉर्मूला, ये सारी वैल्यूज फॉर कंपनी वाई भी दी हुई है, यही सारी वैल्यूज फॉर कंपनी एक्स भी दी हुई है। सॉल्वेंसी रेशियो आप कैलकुलेट करते हैं, इसकी 47.4% आती है। दूसरी कंपनी को देखते हैं, जैसे ये है फॉर एग्जांपल कंपनी एक्स है, इसकी 37% है। अब 47% है कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो, एक कंपनी की 37% है। तो फिर किस कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो, व्हाट इज द थंब रूल कि सॉल्वेंसी रेशियो अगर आपको एक क्राइटेरिया दे दिया जाए तो उस पर अगर आपने ये डिसाइड करना है कि कंपनी एक्स और कंपनी वाई में से कौन सी बेहतर है तो आप क्या डिसाइड करेंगे? विच वन इज बेटर? जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी, एग्जैक्टली। सॉल्वेंसी रेशियो कहती है कि जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है दैट कंपनी इज इन अ बेटर पोजीशन टू पे ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इन द लॉन्ग रन। ये बताती हैं ये रेशियोज। तो इसका जो एनालिसिस है वो आप इस पर्सपेक्टिव में करेंगे। हाँ, अगर आप अपना प्रोजेक्ट करें देन यू विल गो वन स्टेप फर्दर, फिर आप ये देखेंगे कि क्यों इसकी सॉल्वेंसी रेशियो इस तरह है, इसमें क्या वजह है। फिर आप एक एक आइटम को एवेल्युएट करेंगे, क्या इसकी नेट इनकम में फ़र्क है, क्या इसकी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में फ़र्क है, क्या इसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़। फिर आप एक एक आइटम को एनालाइज करके अपनी मीनिंगफुल इंसाइट देंगे या इनकी इंटरप्रिटेशन देंगे और फिर इसकी रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों है, क्या वजह है इसमें, जो रीजनिंग है आप करेंगे। तो अगर आपके पास नोट्स मौजूद हैं तो फिर आप उसकी मज़ीद डेप्थ में जाएंगे। लेकिन जहाँ तक पेपर पर्सपेक्टिव है तो उसमें आपने एक तो ये इसका मेन आपने इंटरप्रिटेशन दी कि कौन सी कंपनी बेहतर है और कौन सी बेहतर नहीं है एंड व्हाट माइट बी द रीज़न। जो इन्फॉर्मेशन आप डेटा से इन्फर कर सकते हैं उसकी बेसिस पे फिर यू विल इंटरप्रेट एंड गिव द इनसाइट। तो ये बात है, ठीक है। फिर इसका एक और तरीकाकार भी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इस तरह से भी आपको दिया जाता है। एक दफ़ा तो पीछे आपने तरीका देखा ना जिसमें आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ दे दी गई। एक तरीकाकार ये भी होता है कि आपको करंट लायबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज़, जैसे मैं पहले बता रही थी उस तरह से ये भी तरीकाकार की बात है कि समटाइम्स अगर आपको किसी
सवाल में ये चीज़ दी हुई है और आप इस पे बहुत परेशान हो रहे हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज तो नहीं गिवन, तो देन दिस इज द वे कि आप उसको सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ये तरीका है, सेम गोस, बिल्कुल वही चीज़ इसमें। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपको वैल्यूज गिवन होती हैं, तो करंट लायबिलिटी, अगर आपको बैलेंस शीट दी हुई है और आपको कहा गया है कि आप सॉल्वेंसी रेशियो कैलकुलेट करें, तो आप उसमें से करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल करेंगे। इनकम स्टेटमेंट में से आप नेट इनकम और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और अगर ये नहीं दी हुई तो ऑब्वियसली फिर उसको स्किप करेंगे। नेट इनकम तो होगी, अगर लेट्स सपोज नेट इनकम की जगह नेट लॉस होता है तो फिर आप उसको नेगेटिव फिगर को कंसीडर करेंगे। इसलिए आप ये चीज़ शायद आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी फेस करें, कुछ कंपनीज आपको लॉस में जाती नजर आएंगी क्योंकि उनकी एंड में फिगर माइनस में होगी, तो आप वो वाली फिगर ही लेंगे, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन फिर ध्यान से करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये तो नहीं कहेंगे कि ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है दूसरी कंपनी से, बिकॉज वो तो ऑलरेडी लॉस में है, तो फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए आपने ध्यान रखना है, ये चीज़ देखने वाली है। ठीक है, जब आप नेट इनकम को देख रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब है कंपनी वॉज इन लॉस। तो अब जैसे अब ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़, अब ये देखें जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसकी 27.2% है और अगर एक कंपनी है जिसकी 37% है, तो डेफिनेटली जो वो कंपनी जिसकी 37% सॉल्वेंसी रेशियो है, दैट कंपनी वुड परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर। तो ये चीज़ है इसमें। ठीक है, फिर एक थर्ड पर्सपेक्टिव भी है, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको क्वेश्चंस नज़र आएंगे, उसमें आपको इस तरह से अलग अलग आइटम दिए होते हैं, जैसे ये है लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लीज एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, डेफर्ड, मतलब ब्रेक करके देखो, अगर आप गौर करें तो बात एक ही हो रही है, लेकिन डिफरेंट जो वे आउट्स हैं जिसमें आपको सवाल दे दिए जाते हैं, डिफरेंट, ये जो बुक्स में आप अगर देखेंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें नजर आएंगी, बात एक ही हो रही है, ये लायबिलिटीज़ ही, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ही हैं। एक जगह आप देखें तो लॉन्ग टर्म जो करंट एंड नॉन करंट की बाइफर्केशन कर दी है, एक जगह आप देखें तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की बाइफर्केशन कर दी है, एक जगह आप देखें तो अब देखो उसमें से लॉन्ग टर्म डेट को, लॉन्ग टर्म कैपिटल लीज एंड फाइनेंसिंग ऑब्लिगेशंस को, डिफर्ड इनकम टैक्सेस एंड अदर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है ना आइटम्स, तो इनको उन्होंने मजीद स्पेसिफाई कर दिया। तो अगर इस ये डिफरेंट तरीके हैं लेकिन पर्पज़ एक ही है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि अब सवाल में पूछा क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली। अब लेट्स सपोज अगर आपकी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ये चीज़, ये लेट्स सपोज लॉन्ग टर्म कैपिटल लीज एंड फाइनेंसिंग ऑब्लिगेशन नहीं है, तो यू डोंट नीड टू गो फॉर दिस रेशियो। आप इन तीनों मेथड्स में से कोई एक मेथड ऑप्ट करेंगे और अपना काम, अगर आपको नहीं स्पेसिफाई किया जाता, लेट्स सपोज अगर सवाल में एक तरीका तो ये होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन ही लिमिटेड दी गई है, तो आपने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, उसी तरह कैलकुलेट करना है। लेट्स सपोज अगर आप अपना प्रोजेक्ट करें तो प्रोजेक्ट में हो सकता है आपको ये वाली चीज़ें ना मिले जो मेथड 3 में स्पेसिफिकली चीज़ बता दी, तो आप तीनों में से कोई एक मेथड भी यूज़ करके सॉल्वेंसी रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 3 तरीके बताने का मकसद आपको जस्ट ये चीज़ से इंट्रोड्यूस करना था, ये कोई एक तरीका नहीं है, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कैलकुलेटिंग द सेम थिंग। ठीक है, ये जैसे इसकी भी एग्जांपल, नेट इनकम की वैल्यू ही ब्रैकेट में या नेगेटिव में हो, हाँ, तो उसका तब मतलब भी है कि इसकी वो नेट लॉस कैलकुलेशन है। सेम रहेगी, और क्या तब भी वो जो है इसका ये इंटरप्रिटेशन वगैरह में क्या चेंजेस आएंगे एज सच? इंटरप्रिटेशन उसकी चेंज होगी बिकॉज ऑब्वियसली वो नेट लॉस होगा। तब देखो, अगर देखो एक कंपनी के पास जो इनकम आ रही है या जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, एक इन्वेस्टमेंट मैंने ली, मैंने किसी से डेट लिया, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया और मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया कंपनी के ऑपरेशन में, या जो उसकी जो मेरी इन्वेंट्री है फॉर एग्जांपल, और मेरा पर्पज़ ये था कि वो इन्वेंट्री प्रोडक्शन मैंने की, प्रोडक्शन से जो भी इन्वेंट्री हुई उसको मैंने सेल करना है, और सेल करके ये इनकम आ रही है ना बेसिकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने ये एक बेयर, मतलब एक मिनिमम एक सिनेरियो मैं क्रिएट कर रही हूँ कि मैंने जो बैंक है उससे कर्जा लिया कि एक, और उसको मैंने एक कॉस्ट ऑफ डेट भी पे करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी मैं 10% उसको दे रही हूँ। वो जो मैंने पैसे उस बैंक से लिए उससे मैंने ओबियसली प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना था। मेरा पर्पज़ ये था कि मैंने जो इन्वेंट्री प्रोड्यूस होगी, इन्वेंट्री जब प्रोड्यूस होगी तो वो सेल होगी, जब सेल होगी तो ओबियसली उससे जो रेवेन्यू आएगा उसमें से सारे एक्सपेंसेस लेस होके मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना। तो अब ये अल्टीमेटली इसका मतलब ये है कि मुझे नेट इनकम नहीं मिल रही, मुझे नेट लॉस मिल रहा है, तो वो तो वैसे ही विजिबल चीज़ है कि आप, मतलब है कि आपकी सॉल्वेंसी रेशियो इस काबिल नहीं है, आपकी सॉल्वेंसी रेशियो इसका मतलब है नेगेटिव में चलेगी ना। एक रेशो आपकी यहाँ पर निकाल रहे हैं और आपकी आ रही है 47%, एक रेशो आपकी आ रही है -10%, तो फिर आप क्या सजेस्ट करेंगी, किस तरह से आप उसे इंटरप्रेट करेंगी? जब आप कंपैरेटिवली देखेंगी तो वो तो देख के पता चल रहा है कि 0 से कम है, तो वो नेगेटिव है बिल्कुल। इसका मतलब है कंपनी की सिचुएशन बहुत वर्स्ट सिनेरियो से गुजर रही है, वो लॉस है, क्योंकि कंपनी सॉल्वेंट तभी होगी ना जब वो अपने, उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो लॉन्ग टर्म अपना कर्जा पे कर सके, अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को मीट कर सके, अपने ऑपरेशन, वो तो अपने ऑपरेशंस को मीट नहीं कर पा रही, अपने एक्सपेंसेस को पे नहीं कर रही कि वो नेट लॉस में जा रही है, तो फिर वो बाकी जो आउटसाइडर्स हैं, जहाँ से क्रेडिटर्स हैं, उनको कैसे पे करेगी? तो उसका क्रेडिट रिस्क बढ़ जाता है फिर।
ठीक है एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम ये जो आप जितनी भी अभी रेशोज करवा रही हैं मैम, आप ये जो बैलेंस शीट है मैम और इनकम स्टेटमेंट मैम, आप उसके थ्रू इनको समझा सकती हैं? मतलब जैसे मैम आपने लास्ट टाइम लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी करवाया था। बिल्कुल। अभी अभी एक स्टेटमेंट ये इसको जरा डिस्कस कर लेना जितनी स्लाइड्स हैं, उसके बाद कोई एक इनकम देख लेते हैं, कोई एक मेरे पास एनुअल रिपोर्ट होगी इसको देख लेते ओके हैं। मैम। ठीक है, उसको मुझे आपने याद कराना है, उसको देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें क्या चेंज, क्योंकि ये जो बातें हैं ना, इस तरह की चीज़ें आपको पेपर पर्सपेक्टिव से और बुक पर्सपेक्टिव में आपको इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी। एक्चुअल जो चैलेंज है दैट इज़ द प्रोजेक्ट, जिसमें आप अपनी जब कंपनी की जो फॉर एग्जांपल किसी बैंक की या किसी भी कंपनी की आप एनुअल रिपोर्ट देखेंगी, वहाँ पे जो आप इनकाउंटर करेंगी प्रॉब्लम्स, वो रियल प्रॉब्लम्स होंगे। तो वो हम किसी एक का देख लेते हैं, फिर आप जब इसको सॉल्व करें अपने प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव में, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप मुझे बताइएगा, उसको फिर देख लेंगे। क्योंकि समटाइम्स कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो नहीं इस तरह फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं ना। ये जो किताब में लिखी है ना चीज़ें, ये जो भी हम 3 मेथड्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये वो बेसिक बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। फिर इसमें जितनी मर्जी कॉम्प्लिकेशंस, आप कॉम्प्लेक्सिटीज़, आप जितनी ऑब्वियसली आप डेप्थ में जाएंगे और कॉम्प्लिकेशंस ऐड होती जाएंगी, तो देन यू हैव टू सॉर्ट आउट। वो जितना आपका एक्सपीरियंस बाय द टाइम यू गेट, तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। तो लेकिन शुरू यहीं से होगा, स्टार्ट दिस इज द बेसिकली ये स्टार्ट है कि आप यू गेट टू नो अबाउट द सॉल्वेंसी एनालिसिस। फिर आप जितनी मर्जी इसकी डिटेलिंग में जाए, डेप्थ में जाएं, तो आपको और चीज़ों का पता चलेगा। तो ये बात है। जैसे मुझे याद है एक दफ़ा इसी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए लिक्विडिटी एनालिसिस में जो मैंने पेपर में एक स्टेटमेंट दी, तो उसमें लूज स्पेयर लूज टूल्स कुछ इस किस्म का आइटम था। तो वो उसको आप उसको उसमें भी ट्रीट कर सकते हैं, लिक्विडिटी में भी ट्रीट कर सकते हैं, इन्वेंट्री में भी ट्रीट कर सकते हैं, और आप उसको इन्वेंट्री में ट्रीट नहीं भी कर सकते। मतलब ये दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके पास कि आप चाहें तो उसको उसमें ट्रीट करें, चाहें तो ना करें। तो ये रेशो कैलकुलेट करते हुए, तो फिर देन यू हैव टू डिसाइड कि अब हमने क्या करना है। तो वो जो भी डिसीजन आप लेते हैं, वो किसी बेसिस पे लेते हैं, किसी जस्टिफिकेशन पे लेते हैं, और जब आप अपना एनालिसिस दे रहे होते हैं तो फिर वो आप मेंशन कर देते हैं। वो जैसे इकोनॉमिक्स में होता है ना कि अदर थिंग्स जो है वो सेम, कुछ आप कंडीशंस अज्यूम कर लेते हैं, देन यू गेट टू फॉर सम एनालिसिस, किसी एनालिसिस पे जाते हैं, या जो डिमांड एंड सप्लाई का भी इवन अगर आप एनालिसिस करते हैं, तो आप कुछ अजम्पशंस पहले होल्ड कर लेते हैं, उन कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद आप एनालिसिस करते हैं। तो इधर भी इस सिनेरियो में भी जब आप रियल टाइम एनुअल रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं, तो इस किस्म की सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ जाती हैं। तो इसलिए इनमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो जस्ट टू गेट एन ओवरव्यू है वो। लेकिन जो जहाँ तक बुकिश चीज़ें हैं, वो इसी तरह की होती है, उसमें आपको चीज़ें दे दी जाती हैं। इसका मकसद ये होता है किताबों में इस तरह बेसिक चीज़ें देने का, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आप इसकी जो फेमिलियरिटी है इसके साथ, वो आपकी बन जाएगी, तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो ये बात है। अच्छा, इसके बाद कुछ और रेशोज़ हैं, जैसे देखो सॉल्वेंसी रेशोज़ तो मैंने बता दी अभी। फिर डेट टू इक्विटी रेशो है। ये जो रेशो होती है बेसिकली, ये आपको बताती है कि जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं और इक्विटी वो पैसा जो ओनर या जो बिजनेस पर्सन है वो अपना अपना जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में। एक तो मैंने भी बताया ना, जो डेट उसने लिया किसी क्रेडिटर से, और फिर उसको उसने इन्वेस्ट किया। ये जो रेशो है बेसिकली आपको बता रही है कि कितना उसने जो है वो डेट लिया हुआ है और कितनी उसने अपनी इक्विटी इन्वेस्ट रेशो लगाई हुई है। ये बेसिकली आपको वो जो है वो ब्रेकअप पता चल जाता है कि इक्विटी इस बिजनेस में कितनी है और डेट इस बिजनेस में कितना लिया गया है। फिर डेट टू कैपिटल रेशो है। फॉर एग्जांपल समटाइम्स आपको टोटल फिगर दे दी जाती है कि ये टोटल कैपिटल है, तो आपने ये पता लगाना है कि मेरी डेट रेशो कितनी है। मतलब आपको इक्विटी का नहीं पता, अगर लेट्स सपोज डेटा में, तो आपने ये पता चलाना है कि टोटल कैपिटल में से मेरी जो है डेट की रेशो प्रोपोर्शन कितना है। फॉर एग्जांपल 100% दे दिया जाए और आपको ये बता दिया जाए कि 40% डेट है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका मतलब है 60% इज योर इक्विटी। तो ये बेसिकली उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये रेशो दी हुई है। फिर डेट टू एसेट रेशो है। ये आपको बताती है कि आपके एसेट्स क्या इस तरह इस काबिल हैं कि लेट्स सपोज अगर आपकी इनकम नहीं हो रही, आप लॉस में जाते हैं, तो आप एसेट्स को, क्या आपके एसेट्स आपकी डेट को कवर कर सकते हैं। आपने शायद सुना हो कि वो जो जब बैंक्रप्सी होती है, तो आपके एसेट्स को बेच के आपके क्रेडिटर्स को पैसे दिए जाते हैं। तो क्या आपके एसेट्स इस काबिल हैं? अगर एसेट्स भी अच्छे हों, तो भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि कंपनी मे टर्न इनटू इट्स लॉस इनटू प्रॉफिट इन द फ्यूचर। तो ये भी चीज़ होती है। फाइनेंशियल लीवरेज मैंने यहाँ पे लिखी है क्योंकि इसमें इक्विटी का जिक्र था, लेकिन इसका मजीद जो डिटेल है ना फाइनेंशियल लीवरेज और उसकी जो गियरिंग रेशो होती है, वो हम इन्वेस्टर्स एनालिसिस में जाके ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहाँ पे इसलिए लिखी है बिकॉज जहाँ पे डेट की बात आती है, आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने के लिए कि कितने आपके पास जो कैपेबिलिटी है कि आप उसको कवर कर सकते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को। तो ये इसमें यहाँ पे देखते हैं। अभी आगे इसको देखते हैं ज़रा डिटेल में। तो ये मैक्सिमम रेशोज़ हैं जो इसमें
कवर की गई हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी चेक करने के लिए आप इनमें से जो ये रेशियोज बताई गई हैं इनको जब कैलकुलेट करते हैं देन यू गेट एन आइडिया अबाउट अ कंपनीज सॉल्वेंसी। एक रेशियो से देख के मे बी शायद आप इतना बेटर प्रिडिक्ट ना कर सकें, ठीक है। अब देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो है, जैसे मैंने पहले बताया, ये आपको बता देती है प्रोपोर्शन कि आपने का जो टोटल आपने कंपनी में पैसा लगाया है उसमें कितने परसेंट डेट है और कितने परसेंट इक्विटी है, ठीक है। जैसे देखो इसमें यही लिखा भी यही है कि अमाउंट ऑफ डेट दैट द कंपनी हैज रिलेटिव टू इट्स इक्विटी कैपिटल, यानी कि अगर मैंने इक्विटी यानी कि मेरा अपना जो पैसा है, अगर मैंने एक बिजनेस है, मेरी कंपनी है, उसमें मेरा अपना जाती पैसा कितना है इन्वेस्ट हुआ हुआ है और मैंने कर्जा लेके कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब है कि कंपनी की सॉल्वेंसी वीकर है। उसकी वजह ये है कि डेट ज़्यादा लिया गया है और जब डेट ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा पे करना है। जब इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा पे करना होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो टेक होम वो है वो लेस कम है, तो चांसेस ऑफ जो बैंकरप्सी है वो बढ़ जाते हैं जब आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो ज़्यादा है, आपकी ऑब्लिगेशन ज़्यादा है। तो ये प्रेफर किया जाता है कि आप एक इंडस्ट्री नॉर्म्स को फॉलो करें, जो आपकी इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है रेशो, ये डेट इक्विटी रेशो से रिलेटेड, उसको अगर फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें डेट टू इक्विटी रेशो जो है वो ज़्यादा होती है, जिसमें डेट रेशो ज़्यादा ली जाए तो वो एक्सेप्टेबल होती है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिसमें ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं होती, तो ये इंडस्ट्री को भी देखते हुए यू हैव टू डिसाइड कि क्या कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो क्या है। लेकिन स्टैंडर्ड अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताब जो आपने पढ़ी हो उसमें आपको ये बताया जाता है कि 60 to 40% आपका ये होता है रेशो होनी चाहिए। तो ये बात है बेसिकली, जैसे जो भी मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर कंपनी का ज़्यादा डेट है इक्विटी से, इसका मतलब है कि उसे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पे करने हैं। ओबियसली ना, जब आपने किसी से कर्जा लिया तो आपने उसको इंटरेस्ट तो पे करना है, तो इसका मतलब है कर्जा ज़्यादा है तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी जो जितनी अर्निंग कर रही है उसमें से ज़्यादा अमाउंट उसकी परसेंटेज एक्सपेंसेस को, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को पे करने में चली जाती है। अगर एक कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशो 1 है तो इसका मतलब ये है कि 50% कंपनी ने डेट लिया हुआ है और 50% कंपनी की इक्विटी है। तो इसका मतलब ये है कि बोथ जो रेशो है वो इक्वल है। जो अच्छी जो इसमें भी बताया हुआ है कि जो अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छा एक इंडिकेटर है, वो ये है कि आपकी जो डेट इक्विटी रेशो है वो लेस देन 1 हो। अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक है, मतलब कंपनी इज गोइंग वेल। लेकिन स्टिल इसमें एक बात याद रखने वाली है कि आपने इंडस्ट्री को ज़रूर इसमें ध्यान में रखना है कि व्हाट इंडस्ट्री नॉर्म क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि 60-40 का रेशो हो तो दैट इज़, अगर आप उसको कैलकुलेट भी करें तो वो भी आपको लेस देन 1 ही आएगा, तो इसलिए ये बात है। और डेट टू इक्विटी रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है, टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। ये आपको बैलेंस शीट से दोनों चीज़ें मिलेंगी, शेयर होल्डर्स इक्विटी भी और टोटल लायबिलिटीज भी। उसके बाद देखते हैं कैपिटल रेशो। कैपिटल से मुराद ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन अ कंपनी। कैपिटल में आपका डेट भी आ जाता है और आपकी इक्विटी भी आ जाती है। तो ये डेट एंड इक्विटी यानी कि टोटल लायबिलिटीज प्लस जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है और उसमें जो आपकी टोटल डेट की फिगर है उससे आप उसे डिवाइड करते हैं। तो आपको क्या पता चलता है कि जैसे देखो, अगर टोटल आपका ये 100% है और आपका डेट जो है लेट्स सपोज 40% है, तो आपको पता चल जाता है कि मेरी जो इक्विटी है दैट विल बी 60%, तो 40 to 60 का रेशो होगा। ठीक है, बेसिकली आपको ये पता ये इसमें आपको जो आपकी कैपिटल बजटिंग वाली बातें हैं ना उनसे इससे रिलेट करेंगे कि आपको ये पता चल जाता है कि कंपनी ने का टोटल कैपिटल कितना है, टोटल में से डेट कितना का पोर्शन कितना है और टोटल में से इक्विटी यानी कि जो खुद से उस कंपनी में ओनर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसका जो शेयर है वो कितना है, ये उसमें सेग्रीगेट करती है। यहाँ पे आपको अगर देखो डेट और इक्विटी को सम अप कर लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि टोटल कैपिटल कितना है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी और इन टर्म्स ऑफ फिगर भी कर सकते हैं। तो ये बात है। फिर टोटल ये जो डेट टू टोटल एसेट रेशो है, अब टोटल लायबिलिटीज हैं उनको आप टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट टू नो अबाउट द डेट टू एसेट रेशो। डेट टू एसेट रेशो क्या बताती है? डेट टू एसेट रेशो ये बताती है कि कंपनी के पास कि कंपनी ने अपने कितने एसेट्स को डेट से फाइनेंस किया हुआ है, कर्जा लेके कितने अपने जो है वो एसेट्स हैं उनको फाइनेंस किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी की जो डेट टू एसेट रेशो अगर 60% है, इसका मतलब ये है कि 60% एक कंपनी के जो एसेट्स हैं वो उसने अब डेट से फाइनेंस किए हुए हैं, ठीक है, विच इज़ नॉट अ गुड इंडिकेशन। ये बात है बेसिकली। फिर देखिए फाइनेंशियल लीवरेज रेशो। फाइनेंशियल लीवरेज रेशो क्या बताता है कि फाइनेंशियल लीवरेज रेशो ये बताती है कि द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स सपोर्टेड फॉर ईच मनी यूनिट ऑफ इक्विटी। मतलब इसका ये है कि आपने लीवरेज होती है ना, लीवरेज का मतलब ये होता है कि आपने कितनी जो कंपनी को आपने डेट से फाइनेंस किया हुआ है, लीवरेज आपको ये चीज़ बता रही होती है। अच्छा, उसके बाद ये देखें इसका एवरेज टोटल एसेट डिवाइड बाय एवरेज। जैसे आपने पीछे की चीज़ देखी
कि डेट टू टोटल एसेट रेशो है, सेम गोज विद दिस फाइनेंशियल लीवरेज रेशो, लेकिन इसमें आपका डेट की बजाय इक्विटी का यूज आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बात बताई ना कि कितने आपके एसेट्स हैं जिनको आपने फाइनेंस किया है विद रिस्पेक्ट टू द डेट, आपने कर्जा की जो अमाउंट है उससे आपने कितने टोटल एसेट्स को फाइनेंस किया हुआ है। यहाँ पे उसका ऑपोजिट सिनेरियो है, यहाँ पे आपका जो बेस होता है वो इक्विटी होता है, इक्विटी को लेके आप देख रहे होते हैं कि कितने आपके टोटल एसेट जो है वो आपने इक्विटी से फाइनेंस किए हुए हैं। तो ये बेसिकली इसमें जो इन शॉर्ट अगर मैं थंब रूल बताऊँ तो ये। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशो ये टाइम्स में मेजर की जाती है। टाइम से मेरी बना दी है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसको अगर आप ये रेशो कैलकुलेट करेंगे तो ये परसेंटेजेस में आंसर देगा ना, या पीछे जितनी भी रेशोज आपने कैलकुलेट किए हैं तो आपका आंसर परसेंटेज में आएगा, आप 70/100 करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो रेशो कैलकुलेट हो रही होती है वो टाइम्स में हो रही होती है। जैसे भी आगे इसी एग्जाम्पल भी शायद आपको मैं दिखाऊंगी तो उसमें भी यू विल सी, इसमें आपको ये बताता है कि आपकी जो EBIT है यानी कि जो आपकी ऑपरेटिंग इनकम है बेसिकली, क्योंकि इसमें भी इंटरेस्ट और टैक्सेस को माइनस नहीं किया गया, ये ऑपरेटिंग इनकम जो है वो कितनी जो इज केपेबल कि वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स को कवर कर सकती है। तो ये बात है, ऑपरेटिंग इनकम के थ्रू अपनी जो डेट लायबिलिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट पेमेंट उसको कवर कर सकते हैं। तो अगर ये रेशो इस पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी में इतने टाइम्स, मतलब जैसे इस एग्जांपल से आपको बेहतर समझ आएगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे अगर उन्होंने दी हो इंटरेस्ट, सेकंड, इंटरेस्ट एक्सपेंस मुझे यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसकी एग्जांपल लेट्स सपोज अगर हम देखते हैं, अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई भी अगर हम लेट्स सपोज मैं कैलकुलेट करूँ अगर EBIT, जैसे लेट्स सपोज EBIT इज 10,000 फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, और इंटरेस्ट पेमेंट आप करें 1,000, तो इसका मतलब ये है कि 10 टाइम्स यू कैन पे द जो आपकी डेट लायबिलिटीज़ हैं, ये जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो आपकी 10 टाइम्स यू कैन पे फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम योर ऑपरेटिंग इनकम। तो ये आपकी बात बताती है कि EBIT जो है वो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स 10 टाइम्स कवर कर सकती है। तो ये बात है। हाई अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी की जो पोजीशन है वो बेहतर है। ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कंपनी के पास पैसे ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा जो ऑब्लिगेशन है उसको कवर करने की पोजीशन में होगी। अगर कंपनी की EBIT कम है तो ऑब्वियसली वो जो जो एक्सपेंस है, जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, जो आपने कॉस्ट ऑफ डेट पे करनी है, जो आपने कर्जे लिए हुए उन पे, तो उनको पेमेंट करने की पोजीशन उसकी कम होगी। तो अगर उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स या इंटरेस्ट एक्सपेंस को पे करने की पोजीशन में नहीं है कंपनी, उसकी नेट इनकम भी नहीं है, वो लॉस में है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी की जो सॉल्वेंसी रेशो है वो अगर देखा जाए उस पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो वो कम है। तो ये इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर इंटरेस्ट पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है, वो उसको कवर नहीं कर सकती, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को कैसे हैंडल करेगी, प्रिंसिपल कैसे पे करेगी फिर। तो ये इसमें चीज़ देखी जाती है। अब इसको जो ये तो सारी हमने इंडिविजुअली डिस्कस कर ली, इसमें मैंने बताया एक दफ़ा आपने टोटल एसेट ले लिया, एक दफ़ा आपने जो है एसेट्स को इक्विटी के साथ देख लिया, एक दफ़ा आपने एसेट्स को डेट के साथ देख लिया। अब अगर आपको ये सारी रेशोज कैलकुलेटेड दे दी जाएँ, देन हाउ विल यू गोइंग टू इंटरप्रेट, आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो डेट टू इक्विटी रेशो कैलकुलेटेड आपको 1.97 दे दी जाए, डेट टू कैपिटल रेशो आपको कैलकुलेट करके दे दी जाए। पीछे तो अभी आपको ये सिखाया ना कि इसका फार्मूला क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको ये सारी चीज़ें इस तरह से दे दी जाए और इसमें आपको ये बताया जाए कि देखिए ये डेट टू इक्विटी रेशो है कंपनी की, ये इसका डेट टू कैपिटल रेशो है, ये इसकी डेट टू एसेट रेशो है, तो अब आप बताएंगे क्या कंपनी की सॉल्वेंसी रेशो क्या है, कैसी है। तो आपने फिर किस तरह से आप इसको जज करेंगे, फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर आप इसको कैसे देखेंगे, फिर आप इसकी इंटरप्रिटेशन रेशो वाइज करेंगे। फिर फॉर एग्जांपल जैसे देखो डेट टू इक्विटी रेशो से अगर आप देखें तो इसका मतलब ये है कि 97% जो है वो इक्विटी से कंपनी डेट इज 97% ऑफ इक्विटी, लेट मी सी इट। ये इसका मतलब ये है कि डेट बहुत ज़्यादा है और कंपनी की जो इक्विटी है उसकी वैल्यू बहुत कम है। कंपनी इज हाईली लीवरेज, लीवरेज का मतलब ये होता है कि उसने बहुत ज़्यादा डेट लिया हुआ है, बिकॉज ऑफ इट हैज़ वेरी हाई अमाउंट ऑफ डेट लायबिलिटी। इसका मतलब ये है कि पता चलाना चाहिए कि क्या कंपनी की जो बाकी जो इंटरेस्ट लायबिलिटीज़ हैं और क्या कंपनी इस पोजीशन में है कि वो इतनी इनकम जनरेट करिए कि वो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी पे कर सके और अपना डेट जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको भी पे आउट कर सके। तो ये चीज़ को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। तो अगर तो प्रोजेक्ट है और एनुअल रिपोर्ट दी गई है तो फिर नोट्स में जाकर डिटेलिंग पढ़ेंगे। अगर पेपर में आ रही है इस तरह की चीज़ तो फिर यहाँ तक आपकी ये आपने इंडिकेशन एक दे दी कि इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी।
सेम गोज विद द नेक्स्ट। फिर आप दूसरी रेशियो को देखेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे कि डेट टू कैपिटल रेशियो में हम देखते हैं कि 49% जो है उस कंपनी की टोटल कैपिटल है जो कि वो डेट से वो डिराइव करी है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो उसमें डेट का रेशियो ज़्यादा है, इसी तरह इसमें डेट को मजीद फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि इस कैपिटल में भी डेट का रेशियो ज़्यादा दिख रहा है। ये कंपनी ये रेशियो भी यही बताती है कि डेट इसका ज़्यादा है कंपनी का, उसकी लीवरेज ज़्यादा है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि क्या कंपनी की जो इनकम है या रिटर्न जो कंपनी जनरेट कर रही है वो इस काबिल है कि कंपनी की लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको कवर कर सके। डेट टू एसेट रेशियो में ये देखा जाता है कि अब ये भी वही बात बताएगा, क्योंकि इसमें भी मेन चीज़ देखो जो आपको सवाल में प्रोवाइड की गई है वो डेट ही है। तो उससे आपको ये पता चलता है कि और एसेट से आपको ये पता चलता है कि कितनी % जो एसेट्स हैं वो कंपनी अपने डेट से फाइनेंस कर रही है। तो अब जैसे ये देखो इसमें ये बताया कि 17% है, इसका मतलब है कि ज़्यादा कंपनी जो है वो बेस अपने एसेट्स को नहीं उस पर बेस करी डेट पे, जो एसेट्स हैं वो उसकी इक्विटी से ही लिए गए हैं ज़्यादा। 82% जो है वो एसेट्स वो डेट फ्री है। तो इसका मतलब है कि ये जो रेशो है दैट इज शोइंग अ पॉजिटिव साइन, लेकिन जो प्रीवियस 2 रेशोज हैं वो इतनी अच्छी आउटलुक नहीं दे रही। तो उसको मजीद प्रॉप करने की ज़रूरत है उस सिनेरियो में कि व्हाट इज़ द रिटर्न ऑफ द कंपनी, या क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से कंपनी ने, क्या ये इंडस्ट्री की वजह से ऐसा हो रहा है, क्या ये कंपनी की फाइनेंशियल वायबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्या कंपनी के किस रीज़न की वजह से कंपनी को इतना ज़्यादा डेट की तरफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की तरफ जाना पड़ रहा है। तो ये बात है बेसिकली। समटाइम्स वेल्थ के सिनेरियो में ऐसा होता है कि अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन रखने के लिए वो फिर उसमें लॉन्ग टर्म उसमें चले जाते हैं या वो बॉन्ड्स इशू कर देते हैं, कुछ किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। तो ये फिर आप प्रॉप करते हैं जब उसकी नोट्स को पढ़ते हैं, उनकी रिपोर्ट्स को देखते हैं, देन यू गेट एन आइडिया कि इस कंपनी के साथ क्या ऐसा इशू है। क्या ये इसकी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है कि इसका डेट रेशो ज़्यादा है? अगर डेट रेशो ज़्यादा है लेकिन इंटरेस्ट जो टाइम इंटरेस्ट एंड रेशो है वो उसकी ज़्यादा बेहतर है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी इज गोइंग वेल। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेट ले लिया तो कंपनी हमेशा डिफॉल्ट ही करेगी या क्रेडिट रिस्क में जाएगी। आपने सिर्फ ये असेस करना है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि कंपनी अपनी जो लिमिट है उससे एक्सीड कर रही है, मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है इतना बेयर करने की, लेकिन वो रिस्क बहुत ज़्यादा ले रही है। क्योंकि जब रिस्क ज़्यादा लेती है तो उसका मतलब ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं दे आर एट अ रिस्क। और जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या जितने भी ये सारी आप चीज़ें देख रहे हैं एनालिसिस की वजह, क्रेडिट की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें इसलिए ही इंट्रोड्यूस की जाती हैं। ये जो मैंडेटरी है एनुअल रिपोर्ट्स बनाना, ये सारी बातें इसीलिए है ना कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शेयर होल्डर्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स, बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज गोइंग इनसाइड इन द कंपनी। तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो अब अगर इस किस्म की एक्सप्लेनेशन एनुअल रिपोर्ट में दी गई है तो आप उसको देखेंगे और देन आप ये इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या इज़ इट बेटर कि इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, या एज अ क्रेडिटर अगर आप देखेंगे तो क्या कंपनी को हमें डेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए क्रेडिट। तो ये इसमें बात है बेसिक सी। तो इसको देखें। हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी चीज़ें अभी इसको जब आप दोबारा सुनेंगे इस रिकॉर्डेड लेक्चर को, देन यू गेट अ बेटर आइडिया आई होप। और इसको इन एग्जांपल्स को भी देखें, अपनी जो अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं उनको जाके एक दफ़ा ज़रा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखेंगे तो आपको और मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी। तो ये बेसिक सी रेशोज़ हैं जो कि फॉर द सॉल्वेंसी रेशो हम देखते हैं, और सारी रेशो मोर और लेस एक ही डिफरेंट एंगल से एक ही आंसर इनका एक ही निकलता है, या तो सॉल्वेंसी रेशो अच्छी है या अच्छी नहीं है, और वजह जाननी है कि क्यों अच्छी नहीं है या क्यों अच्छी है, या मतलब व्हाट इज़ द प्रोबेबल रीज़न। फिर अब वो डायरेक्ट तरीका हो यानी कि आप रेशो के थ्रू जा रहे हो आंसर पे, या आंसर के थ्रू जा रहे हो आप प्रॉप करने पे, दोनों तरीके से, या डिफरेंट जितने भी हमने मेथड्स में स्टडी किए, जितनी भी रेशो स्टडी की, तो आप या आप सिर्फ एक रेशो सॉल्वेंसी रेशो निकाल लें, एक रेशो चूज़ कर लें, उससे भी आपको वही जवाब मिलेगा। लेकिन नॉर्मली मल्टीपल रेशो इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि हो सकता है समटाइम, जैसे देखो एक रेशो आपको एसेट रेशो अगर आपने निकाली तो आपने उसकी बेसिस पे लेट्स सपोज आप रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं और आप कहते हैं कि मैंने कंपनी की फाइनेंशियल जो सॉल्वेंसी है वो चेक करनी है। तो अगर आप चेक करते हैं तो आपको अगर आपने डेट टू एसेट रेशो इस्तेमाल किया है तो वो बहुत अच्छी आएगी, लेकिन अगर आप डेट टू कैपिटल रेशो इस्तेमाल करते हैं तो वो तो उसका मतलब अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशोज जब आप लें तो आपको बेटर एक पिक्चर मिल जाती है। इसलिए डिफरेंट हर एंगल को कवर करने की कोशिश की जाती है, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतना ही बेहतर इन्फॉर्म डिसीजन होता है। तो ये इसमें बात है, ठीक है। तो ये तो रेशोज हमने डिस्कस करनी थी जो वो की हैं। अब एक एनुअल रिपोर्ट मैं देखती हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसको शेयर करती हूँ आपके साथ। मीनवाइल अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे बता दें, तो उसको भी देख लेते हैं। बाकी जो चीज़ें प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से हैं, जो बाकी रेशोज हैं उसको भी देखो, क्यों बिकॉज दिस इज़ द टाइम। तो हमें चाहिए कि हम उसको अच्छी तरह देख लें और उसको डिस्कस कर लें, टाइम को ज़ाया नहीं करें। जो भी थोड़ा बहुत हम इसको कवर करने की कोशिश करें, एटलीस्ट अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप उसको एक दफ़ा अच्छी तरह कर लें और ये लेक्चर आप देख लें, तो दिस इज़ द मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो कि सब्जेक्ट पे आपको
मैक्सिमम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो आई होप कि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। बाकी तो किताबें तो जितनी भी देखें आप, देयर सो मेनी बुक्स, आप जिस मर्जी बुक को गो थ्रू करें आपको बेहतर से बेहतर चीज़ मिलेगी। तो ये बात। एक्सक्यूज मी मैम, मैम वो जो आपका लेक्चर था प्रॉफिटेबिलिटी रेशो वाला, वो आपने उसकी रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की, तो प्लीज वो भी शेयर कर दें उसकी रिकॉर्डिंग। मैंने वो जो रिकॉर्डिंग है उसकी वो शेयर्ड है, मतलब मैंने वो उस पर अपलोड कर दी थी।